हेलो दोस्तों, नमस्कार। एग्जाम विजडम टीम की तरफ से आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है आकाश श्रीवास्तव। तारीख आज 18 नवंबर 2022 और हम बात करेंगे द हिंदू के एडिटोरियल क्रक्स पे। आज के सेशन में हम द हिंदू के काफी इंपॉर्टेंट एडिटोरियल आर्टिकल को कवर करने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना से संबंधित ये एडिटोरियल आर्टिकल रहेगा। इसमें अंतर्निहित क्या राजनीति चल रही है और किस तरीके से तटस्थता से अगर ऐसी स्कीम को लागू किया जाता है तो अधिक से अधिक लोगों का कल्याण हो सकता है। बहुत कुछ जानने समझने को मिलने वाला है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से और जनरल नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से। आज का सेशन काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, अंत तक जरूर बने रहेगा। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि क्वालिटी कंटेंट आप तक रेगुलरली आता रहे। इसका फ्री पीडीएफ जो कि बाइलिंगुअल भाषा में उपलब्ध है आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। जो भी हिंदी अनुवाद है उसके लिए गूगल ट्रांसलेशन का इस्तेमाल हुआ है। समय शब्दार्थ और भावार्थ की भिन्नता को कमेंट बॉक्स में जरूर इंगित कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को। वेइंग इन ऑन प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना द फ्री गेम स्कीम। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना मुफ्त अनाज योजना पर विचार। द गवर्नमेंट में हैव इट्स रीजन इन एक्सटेंडिंग वंस अगेन द प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना स्कीम बट इट कैन नॉट डिले द कमिशनिंग ऑफ अ स्टडी दैट शुड हेल्प स्टॉप द डाइवर्जन ऑफ फूड ग्रेन एंड आइडेंटिफाई द फूड नीडी। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को एक बार फिर लागू करने में सरकार के अपने कारण हो सकते हैं, लेकिन वह ऐसे अध्ययन को शुरू करने में देरी नहीं कर सकती है जो खाद्यान्नों के विघटन को रोकने और जरूरतमंदों की पहचान करने में मदद करे। बात हो रही जिस तरीके से केंद्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को 3 महीने के लिए एक्सटेंड कर दिया जा रहा है और ये काफी लोगों के लिए सरप्राइज फैक्टर भी था, क्योंकि हाल में ही जिस तरीके से सत्ता पक्ष द्वारा अभी फ्री बीज अथवा मुफ्तखोरी की प्रासंगिकता पर बहुत ज़्यादा बहस हुई थी। और इसके अलावा कुछ रिपोर्टों का ये भी कहना है कि जो सेंटर की एक्सपेंडिचर डिपार्टमेंट है वो भी इस योजना को आगे बढ़ाने के फेवर में नहीं थी, क्योंकि फंड का क्रंच का वो हवाला दे रही थी। और अब गैर महामारी के समय में भी इस योजना को बढ़ाने के पीछे का तर्क नहीं समझ में आता है। हालांकि सरकार द्वारा ये कारण दिया जाता है कि अक्टूबर और दिसंबर के बीच का जो समय होता है ये त्योहारों का समय होता है और गरीबों और कमजोर लोगों की सहायता करने के उद्देश्य से इस योजना को आगे बढ़ाया जाता है। अब इसी तर्क का अगर आधार लेते तो जिस समय ये योजना बंद थी दिसंबर 2020 और अप्रैल 2021 के बीच, तब सरकार द्वारा ऐसा कोई भी विचार नहीं दिखाया गया था। हालांकि वो वक्त भी उत्सव के लिए महत्वपूर्ण समय माना जाता है। और कुछ जो सत्तारूढ़ पक्ष के आलोचक हैं उनका ये कहना है कि योजना का विस्तार इस वक्त जो हुआ है बेसिकली इसका निशाना हिमाचल प्रदेश और गुजरात में विधानसभा चुनाव है। और पहले विस्तार की जब बात करते हैं वो उस अवधि में होता है जब बिहार में विधानसभा चुनाव होते हैं। इसके अलावा उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में भाजपा की जीत के लिए जो महत्वपूर्ण कारक माने जाते हैं उनमें से एक महत्वपूर्ण कारक इस योजना का एक्सटेंशन भी माना जाता है। हालांकि बात करते हैं जिस समय ये योजना बंद थी दिसंबर 2020 से अप्रैल 2021 के दौरान, तब 5 राज्यों का चुनाव होता है। और 5 राज्यों में कौन से राज्य आते हैं? पश्चिम बंगाल, केरल, तमिलनाडु। कहना गलत नहीं होगा कि ये सभी गैर भाजपाई शासित राज्य थे। और अब इस स्कीम की बात करते हैं तो इस स्कीम में केंद्रीय पूल से अगर हम बात करें तो एडिशनल मिलता है अन्न, जिसमें प्रति व्यक्ति प्रति माह 5 किलोग्राम की दर से खाद्यान्न जिसमें चावल अथवा गेहूं हो सकता है, इसका अतिरिक्त आवंटन होता है। और अब इसके अलावा बात करते हैं कि जिस तरीके से जो अंत्योदय अन्न योजना और प्रायोरिटी हाउस होल्ड पीएचएच जो कार्ड होल्डर होते हैं उसमें जिस तरीके से जो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंतर्गत इनको लाभ मिलता है, और उसमें अगर हम बात करें तो 35 किलो प्रति माह प्रति परिवार अंत्योदय योजना में राशन मुफ्त मिलता है। और इसके अलावा 5 किलो प्रति माह जो प्रायोरिटी हाउस होल्ड्स हैं कार्ड उनको भी मिलता है। तो ये जो 40 किलो के कोटे के अलावा ये अतिरिक्त 5 किलो का इसमें आवंटन होगा जब बात आएगी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की। और अब आगे ये बात कही जा रही है कि जिस तरीके से जो नीति निर्माता और विशेषज्ञ हैं उनके द्वारा स्वीकार भी किया गया है कि इस योजना ने महामारी के दौरान खाद्य सुरक्षा और सार्वजनिक स्वास्थ्य पर फर्क डाला था। और ये सिर्फ एक आम राय नहीं है बल्कि विशेषज्ञों का भी ये कहना है, जिसमें कि खाद्य और जो पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी होती है ऑन फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन उनका भी ये कहना था। और साथ ही साथ में
इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड आईएमएफ उस उनके द्वारा पब्लिश्ड एक वर्किंग पेपर था, उसमें टाइटल उसका था पैंडेमिक पॉवर्टी एंड इनइक्वालिटी एविडेंस फ्रॉम इंडिया। और इस योजना को वहां पर भी प्रशंसा मिली थी। और अब वर्किंग पेपर की बात कही जाए तो उसमें भी यह निष्कर्ष निकाला गया था कि भारत के खाद्य सब्सिडी कार्यक्रम के विस्तार द्वारा प्रदान किए गए सामाजिक सुरक्षा जाल ने महामारी के झटके के एक बड़े हिस्से को अवशोषित किया अथवा झटके को सोख लिया। और अब आगे बात कही जा रही है कि अब इतनी इंपॉर्टेंट स्कीम को आगे बढ़ाना है तो पारदर्शी अध्ययन की आवश्यकता होगी, क्योंकि जब केंद्रीय अधिकारियों को अध्ययन करना चाहिए और निष्कर्षों को सार्वजनिक करना चाहिए, शुरुआत में ऐसा हालांकि हुआ भी था जब महामारी के शुरुआती समय की बात कही जाए, तो किंतु अब ये नियमित आधार पर करने की आवश्यकता है। और अत्यधिक रियायती दरों पर राज्यों को 1 किलो दाल भी मुफ्त कराने पर विचार करना चाहिए, क्योंकि अभी तक इस स्कीम में सिर्फ चावल और गेहूं, चावल अथवा गेहूं दोनों में से एक मिल सकता है, ही किया जा रहा है। और अब बात हो रही है कि जिस तरीके से सार्वजनिक वितरण प्रणाली पीडीएस स्कीम की हम बात करते हैं, तो नॉर्मल टाइम में काफ़ी ज़्यादा डाइवर्जन जब होता है और इसकी समस्या देखने को मिलती है, लीकेज की समस्या देखने को मिलती है, तो ऐसे में इस स्कीम को आगे बढ़ाना, उस पर गहन विमर्श के बाद और तटस्थता और तार्किकता से जो केंद्र और राज्य दोनों के ही अधिकारियों को विचार और विमर्श करने की आवश्यकता है। और अब आगे आर्टिकल में ये भी बात कही जा रही है कि जिस तरीके से प्रस्तावित अध्ययन खाद्यान्न ड्राइंग कार्ड धारकों के डेटाबेस को अपडेट करने, डेटा की गंभीर रूप से जांच करने और ज़रूरतमंदों पर ध्यान केंद्रित करने का आधार होना चाहिए। सब कुछ का डिजिटलाइजेशन हो रहा है और अगर इसको भी बेहतर तरीके से डेटाबेस बन जाता है तो निश्चित तौर पर जो लीकेज है उसकी समस्या काफ़ी हद तक कम हो जाएगी, और साथ ही साथ में जिनको आवश्यकता होगी इनका लाभ जो उचित लाभार्थी हैं वहां तक पहुंच सकता है। और अब अगर ऐसा डेटाबेस बन जाता है तो निश्चित तौर पर जो केंद्र है और राज्य वो तय कर पाएंगे कि जो प्रायोरिटी हाउस होल्ड है उनका आकार 71 करोड़ के आसपास इसकी छटाई की जा सकती है अथवा नहीं। और इन सब के साथ में अगर उनको ये भी लगता है कि जो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट है उससे परे, क्योंकि ऑलरेडी नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट में मुफ्त अनाज मिलता है तकरीबन 35 किलो के आसपास, और अगर इससे अधिक मुफ्त अनाज देने की आवश्यकता महसूस हो रही है तो उचित मूल्य पर खाद्यान्नों की आपूर्ति कर सकते हैं, रियायत दर पर दे सकते हैं, बिल्कुल मुफ्त देने की बजाय, क्योंकि ऑलरेडी प्रधानमंत्री, माफ़ कीजिएगा, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट में ऑलरेडी फ्री फूड ग्रेन मिल रहा है। एक्स्ट्रा सपोर्ट की आवश्यकता निश्चित तौर पर हो सकती है, इसमें कोई संशय नहीं है, लेकिन सब कुछ ही मुफ्त दे देना, इससे वित्तीय भार बढ़ेगा और ये दीर्घकालिक सस्टेनेबल उपाय नहीं हो पाएगा। तो अगर ऐसी आवश्यकता समझ में आती है तो थोड़ा सा रियायती दरों पर इसको एक्सटेंड किया जा सकता है। दोस्तों, आज के हिंदू के आर्टिकल में इतना ही। अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।